मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, अब बिहार के तमाम 10वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रों के लिए पुनः एक लाजवाब, ज्ञान से परिपूर्ण, रोचक आपको लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं और ज्योग्राफी चैप्टर से इस बार निर्माण उद्योग से संबंधित आपको जानकारी दे रहा हूं। इससे आपकी समस्त वस्तुनिष्ठ, सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन सभी जानकारी आपको मिलती चली जाएगी। ध्यानपूर्वक सुने और लेकिन ध्यान रखना कि मैं आपको इंटरेक्टिव फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, बीच बीच में पूछता भी रहूंगा और आपको जवाब भी देना है। चलिए मैं शुरुआत करता हूं कि निर्माण उद्योग कहते किसको? तो निर्माण उद्योग उसको कहते हैं कि जैसे कच्चा माल से जीवन उपयोगी सामान तैयार करना, ये जो प्रक्रिया है, इससे जो है इस प्रक्रिया के तहत क्षमा चाहता हूं कि जिन उद्योग को हम स्थापित करते हैं उसको विनिर्माण उद्योग कहते हैं। विनिर्माण उद्योग बना ही है निर्माण शब्द से। निर्माण शब्द से ऐसा उद्योग जिसमें निर्माण करने की कार्य की जाती है कच्चे पदार्थ को उपयोगी पदार्थ में। अब यहां से हम बढ़ते हैं कि जैसे उदाहरण के रूप में ले कपास उद्योग। कपास उद्योग से हम एक से एक सूती वस्त्र बनाते हैं, कालीन बनाते हैं, इससे हम और भी कई कपड़ा संबंधी पर्दा बनाते हैं, इसका ढकने के लिए कवर बनाते हैं। फिर चले आए लौह उद्योग। लौह अयस्क से हम लोहा बनाते हैं, बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम बनाते हैं। ये सब आपका विनिर्माण उद्योग से संबंधित है। अब यहीं पर हम लोग कि उद्योग का विकास, भारत में जो आधुनिक उद्योग का विकास है, इसका हम शुरुआत कर सकते हैं कि 1854 ईस्वी में मुंबई में हुआ था और ये सूती कपड़ा के उद्योग के स्थापना के साथ हुआ था। और उसके बाद ठीक अगले वर्ष 1855 ईस्वी में 1855 कोलकाता में जूट की कारखाना शुरू हुई थी। जरा बोलना कि भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना शुरुआत कब हुई थी? जल्दी बोल सुनील जी, खाटी बिहारी पूछ रहा है। मारूंगा 10 दिनों का एक। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। 1854 ईस्वी में और मुंबई में स्थापना हुई थी। दूसरा 1855 ईस्वी में और ये स्थापना हुई थी कलकत्ता में जूट उद्योग की। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं कि भारत में उद्योग पहले जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने थे, कुछ सरकार के भी स्तर से इसका विकास हुआ, लेकिन विधिवत सही ढंग से 1951 में जब पंचवर्षीय योजना का लागू हुआ तो उसके बाद उद्योग के क्षेत्र पर ध्यान देना शुरू हुआ स्वतंत्रता के बाद। तो सही ढंग से प्लान्ड वे से सही रूप से प्रारंभ हुआ 1951 से। हाँ, 1991 से। और इसमें हम कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत हुई थी, लेकिन औद्योगिकरण विधिवत ढंग से प्लान्ड वे से 1951 में, ये याद रखेंगे। अब उद्योग की स्थापना के लिए दो महत्वपूर्ण कारक हैं। कौन कौन कारक हैं? एक है मानवीय कारक और दूसरा है भौतिक कारक। भौतिक कारक में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जैसे कच्चा माल, जहां पर कच्चा माल अच्छा प्राप्त होगा वहां पर उद्योग स्थापित करना तो अच्छा रहता है। जैसे आप देखिए कि झारखंड में चले जाइए तो सिंहभूम में लोहा की उत्पादन होती है। तो आप साक्षी में देखिए जमशेदपुर में लौह उद्योग की स्थापना की गई थी जमशेद नसीर जी टाटा द्वारा। इसी तरह से जहां पर लोहा का अयस्क अच्छा प्राप्त होता है उसके बगल में लौह उद्योग स्थापित होना चाहिए। दूसरा हम और देखते हैं कि जैसे शक्ति के साधन, कहां पर हमको कोयला मिल सकता है आसानी से। यदि कोयला बहुत दूर से लाना पड़ा तब तो कोयला लाने में ही बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। फिर जल की सुलभता, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां जल कम प्राप्त होते हैं, उद्योग में जल की आवश्यकता होती है साफ करने में कई तरह से, तो जल की भी सुलभता। फिर जलवायु कि कुछ ऐसा है जैसे जूट के लिए, तो जूट के लिए जलवायु की जरूरत होती है, तो उन सब के लिए आपको जलवायु की जरूरत है। तो इन सब विषय वस्तु पर हम लोग ध्यान रखते हैं और तब उद्योग की स्थापना में ये सब भौतिक कारक हैं। फिर आते हैं मानवीय कारक। तो मानवीय कारक जैसा हुआ कि श्रमिक कितना उपलब्ध है, बैंक, बीमा, बाजार, ट्रांसपोर्टेशन, बिजली की उपलब्धता, ये सारी चीज जो है मानवीय कारक है और वो भी उद्योग को स्थापित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि देखिए महाराष्ट्र में क्यों उद्योग को ज्यादा स्थापना लोग करते हैं महाराष्ट्र में? इसलिए कि वहां पर बैंक, बीमा, वाणिज्य, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन सब की अच्छी व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी व्यवस्था है। लेकिन बिहार में अभी लोग बसते, एक लॉ एंड ऑर्डर भी आता है, वो मानवीय कारक आता है।
अब उद्योग का जो वर्गीकरण करते हैं उनको अलग अलग, हमारा वर्गीकरण का आधार बिंदु क्या है उसके आधार पर, जैसे वर्गीकरण का हम प्रथम आधार बिंदु लेते हैं कि उद्योग का वर्गीकरण आकार के हिसाब से यदि हम ले तो बड़े पैमाने का, जिसमें लोहा और सूती वस्त्र आ गया, बड़ा पैमाना का उद्योग होता है। मध्य पैमाने का तो उसमें आपको मिडिल ग्रेड का, जैसे साइकिल, रेडियो, टेलीविजन हुआ। फिर छोटे पैमाने का जिसमें आभूषण, हस्तशिल्प हुआ। बड़ा पैमाने का उद्योग का आप जल्दी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। मध्यम पैमाने का उसको भी ले जाने में मुश्किल रहता है, लेकिन उसको हम ट्रांसफरेबल कर सकते हैं। और छोटे पैमाने का तो हम जहां चाहे तो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। कच्चे माल के आधार पर आइएगा तो कच्चे माल के आधार पर तो जैसे एक भारी उद्योग हुआ, भारी उद्योग में आता है लौह इस्पात, और हल्का उद्योग आता है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हुआ, सिलाई मशीन हुआ, ये सब हल्का उद्योग हुआ। स्वामित्व के आधार पर आइएगा तो सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक उद्योग माने कि जिस पर मालिकत्व तो सरकार का है, जिस पर सरकार का ही उसमें सारे फैसले चलते हैं। जैसे दुर्गापुर हुआ, राउरकेला हुआ, भिलाई में इसको स्टील प्लांट है, इस्पात उद्योग केंद्र है वो। अब संयुक्त अथवा सहकारी मीन्स की सरकार और प्राइवेट दोनों मिले हुए होंगे, दोनों उसमें संयुक्त रूप से भी शामिल होते हैं। तो ये हुआ, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड हुआ, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग हुआ। ये कच्चे माल के आधार पर यदि वर्गीकरण करें तो जैसे कुछ कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं, कृषि पर आधारित उद्योग हो गया सूती वस्त्र हो गया, जूट हो गया, खाद्य तेल हो गया, रेशम का हो गया, ऊनी वस्त्र हो गया। सूती वस्त्र के लिए हमको कपास चाहिए, जूट के लिए हमको चाहिए पटसन चाहिए, खाद्य तेल के लिए चाहिए कि जिस चीज का खाद्य तेल बनाना चाहते हैं, सरसों है, तीसी है, अंडी है, जिस चीज का आप बनाना चाहते हैं उसके लिए, रेशमी इसके लिए रेशम का कीड़ा चाहिए। ये सब हमको प्राप्त होता है कृषि से। फिर हम लोग चलते हैं इसी में, अब आते हैं थोड़ा डिटेल का अध्ययन जानते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना सफलतापूर्वक, एक आध बार इससे पहले असफल स्थापित किया गया था लेकिन असफल हो गया था, 1854 ईस्वी। याद रखिएगा कितना, प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई थी, याद रखना। सुनिए जी, खाटी प्यारे पूछ रहा 1854। हाँ, ये कवास जी नाना भाई डाबर इनका नाम था, कवास जी नाना भाई डाबर। डाबर चावल प्लस खाते हैं ना, तो उसी डाबर टाइटल से ये जुड़ा हुआ कवास जी। और ये मुंबई में लगाए थे। कहां लगाए थे? मुंबई में। याद रखना, प्रथम सूती वस्त्र का केंद्र कहां स्थापित किया था, फैक्ट्री कहां लगाई गई थी? मुंबई में, 1854 में। कवास जी नाना भाई डाबर। अब इसको सूती वस्त्र का सबसे विशाल उद्योग है, सबसे विशाल उद्योग, और कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार भी ये प्रदान करता है। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि जीडीपी में इसका योगदान लगभग, थोड़ा डेटा पुराना है, 4%। कितना है जीडीपी में सूती वस्त्र का? जरा जल्दी बोल, मारूंगा 10 गिनूंगा, 4% बिल्कुल थे। और औद्योगिक उत्पादन में इसका 14% के आसपास है। फिर आप समझ सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा इसका महत्व घटता चला जा रहा है। इंपोर्ट में हम अमेरिका, यूके, इन सब देश को अच्छा इसमें एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करते हैं। तो भारत की स्थिति अच्छी है, लेकिन कुछ प्रतिस्पर्धा इस क्षेत्र में बढ़ी है। कुछ और भी देश इस क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, कुछ नए नए वेराइटीज आ गए हैं कपड़े के, इसलिए थोड़ा सा इसमें प्रतिस्पर्धा का मामला बन रहा है। अब फिर आते हैं सूती कपड़ा का महानगरी मुंबई को कहा जाता है। सूती कपड़ा का महानगरी, जल्दी बोल, मुंबई। बिल्कुल ठीक, ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा, आ गया। अब इसके बाद देश का पहला वस्त्र पार्क, अप्रैल पार्क इसको कहते हैं, ये तमिलनाडु में तिरुपुर में एंटीवरपलायनम गांव में स्थापित है। तमिलनाडु में पहला सूती पार्क ये तिरुपुर में एंटीवरमलायम में आपको स्थापित है। अब जूट और पटसन उद्योग देखते हैं। तो सूती वस्त्र के बाद अगला उद्योग है जूट और पटसन। जूट के बारे में हम लोग पूर्व में ही देखे थे कि जूट के उत्पादन के लिए हम लोग को चाहिए कि जहां पर बाट युक्त, प्रत्येक वर्ष बाट जहां पर मिट्टी लाती हो वहां पर जूट उत्पादन में अच्छा रहता है, वहां पर उसके लिए पटसन मिलता है। तो इसके लिए हमको जूट के लिए पश्चिम बंगाल आता है। भारत का प्रथम स्थान है
जूट के उत्पादन में हालांकि कुछ डेटा के अनुसार आप देखिएगा तो बांग्लादेश का प्रथम स्थान है, क्योंकि बांग्लादेश भारत से जब अलग हो गया तो भारत का स्थान दूसरा पड़ जाता है, लेकिन आपकी किताब में कहीं कहीं प्रथम स्थान भी लिख दिया है। जूट के सामान में निर्यात के मामले में बांग्लादेश के बाद भारत का स्थान दूसरा हो गया है और पश्चिम बंगाल में 80% से अधिक भारत में समस्त जूट उत्पादन का एक अकेला पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहां होता है? पश्चिम बंगाल में, याद रखना। इसके बाद जूट का लगभग कुछ दिन पूर्व तक 77 फैक्ट्रीज थे, जिसमें 69 फैक्ट्री सिर्फ पश्चिम बंगाल में स्थापित है। हुगली के आप नदी के किनारे चले आइए तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है लंबा लंबी, जहां पर सिर्फ जूट के ही उत्पादन का अति रहता है। जूट का बोरा बनाया जाता है, कालीन बनाया जाता है, लेकिन जूट अब चूंकि प्लास्टिक की एक से एक बोरा बनने लगे हैं, एक से कवर पैक बनने लगे हैं, एक से आर्टिफिशियल पैक बनने लगे हैं, इसलिए जूट को काफी प्रतिस्पर्धा झेलना पड़ रहा है। और जूट का भी निर्यात अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब में भी जूट से बने चीज का निर्यात करते हैं, तो जूट से कालीन भी बनता है। तो लेकिन इसमें प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ चुका है। अब हम ऊनी वस्त्र देखते हैं। ऊनी वस्त्र भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊनी वस्त्र का केंद्र पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा ये सब है। इसमें धारीवाल, लुधियाना, ये सब शहर का नाम है, अमृतसर, ये सब पंजाब में पड़ते हैं। तो ये सब पंजाब में पड़ते हैं, तो ये सब आपको ऊनी वस्त्र का केंद्र भी हम मान सकते हैं। यहाँ पर मुंबई पे चले आई तो महाराष्ट्र में मुंबई है, ऊनी वस्त्र का अच्छा उत्पादन करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। बीकानेर, जयपुर चले आइए तो राजस्थान राज्य में बीकानेर, जयपुर पड़ता है। कश्मीर में चले आइए तो श्रीनगर पड़ता है स्थान। तो इस तरह से, और हम लोग इसका निर्यात यूएसए, जहां पर ठंडा ज्यादा पड़ती है तो वहां पर तो काफी अच्छा निर्यात होता है। यूएसए हुआ, यूके हुआ, यूएसएसआर हुआ, यूरोप के और भी देश हुए, फ्रांस हुए, जर्मनी हुए, और भी कई देश हैं। तो इन सब देश में हम करते हैं। कनाडा हुआ, और भारत उनका 7वां बड़ा उत्पादक देश है और विश्व का 18% तक का योगदान, ऊनी वस्त्र का योगदान भारत ही करता है। इसमें एक पश्मीना ऊन, बहुत अच्छी मुलायम किस्म की टॉप क्लास ऊन जिसको कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर के एक बकरी है, वो उच्च पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। ये विशेष नस्ल की बकरी है, उसी पश्मीना ऊन उससे बनाई जाती है। ये महंगी ऊन होती है। इसी तरह से अंगूरा ऊन, ये खरगोश के रुआ से प्राप्त होता है। ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है और अच्छा शरीर में उष्मा भी, गर्मी भी प्रदान करती है। अब रेशमी वस्त्र देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत आरंभ से ही रेशमी वस्त्र के मामले में फेमस रहा है, भारत आरंभ से ही। तो रेशम में आप चले आइए यहां पर, कि रेशम में कई प्रकार के रेशम का नाम हम जानते हैं। मलबरी है, तसर है, इरी है, मूंगा है। मुख्य रूप से ये 4 प्रकार सुनने लगा। रेशम के मार्ग के भी बारे में जानते हो। कुषाण काल में रेशम की मार्ग विख्यात थी, भारत से जाती थी रेशम। और इसका कर्नाटक में बेंगलोर, कोलार, मैसूर, बेलगांव, ये सब स्थान है जहां पर रेशम का उत्पादन अच्छा किया जाता है। जम्मू कश्मीर में चलेगा अनंतनाग, बारामूला, और फिर श्रीनगर चले आइए। इसके बाद आप चले आइए एक्सपोर्ट अमेरिका, यूके, रूस, सऊदी अरब, कुवैत, जहां धनाढ्य देश है, वो लोग रेशमी वस्त्र को खरीदते हैं, पहनते भी हैं। बहुत ही आरामदायक, थोड़ा महंगा होता है। चीनी उद्योग में चले तो भारत गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और चीनी के बारे में आपको कृषि, गन्ना उद्योग के बारे में आपको, या गन्ना से संबंधित जानकारी आपको कृषि में भी दी जा चुकी है। चीनी के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और 4 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, चूंकि गुड़ का भी उत्पादन होता है, चीनी का भी उत्पादन होता है, इसके ही रोजगार से लगे हुए हैं। और 1903 में बिहार के सारण जिले में मढ़ौरा में प्रथम चीनी मिल स्थापित हुई। कहां स्थापित हुई थी? जल्दी बोल। बिहार के सारण जिला में मढ़ौरा नाम के स्थान पर प्रथम चीनी मिल स्थापित हुई थी। और 2008 ईस्वी में, डेटा थोड़ा पुराना है जो आपके पुस्तक के अनुसार, चीनी मिल की संख्या 615 थी 2008 के अनुसार। और सिर्फ महाराष्ट्र में ही 2008 के डेटा के अनुसार 134 थी। तो ये चीनी मिल का। अब जरा जल्दी बोल, तेजी से बोल। भारत में प्रथम सूती वस्त्र का स्थापना कब किया था? जल्दी बोल, मारूंगा 10 गिनूंगा। 1854 में, बिल्कुल सही जवाब। भारत में सही ढंग से उद्योग की प्लान्ड वे से कब शुरू किया गया? 1951 में, जब पंचवर्षीय योजना का लागू हुआ। अब जल्दी बोल। सूती वस्त्र में लगभग जीडीपी का कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूट करता है? 4%। बिल्कुल सही। इसके बाद मतलब जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा भारत का राज्य करता है? तो
पश्चिम बंगाल करता है। इसी के साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा हूं और पुनः मैं आपको अगले इसी चैप्टर के दूसरे भाग में जल्द ही मिलूंगा। जय बिहार, जय भारत। यदि आपको ये पसंद आया तो सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल, तुम्हारा अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर, यदि नए हो सब्सक्राइब कर, और यदि उसमें शेयर कर, अपने मित्रों को बतलाओ, अपने दोस्तों को बतलाओ। फ्री चैनल है, जब तक तुमको 80% अंक नहीं आवेगा, 80% से ऊपर, मेरा दावा है कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। हर हाल में आपको नंबर आना है, चाहे आप गांव के हो, चाहे कस्बे के हो, चाहे किसी भी जिला के हो। जरूरी नहीं है कि आप बड़े शहर में और या सिमुलतला नहीं पर हो। जय बिहार, जय भारत।